नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील बिलारी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के निस्तारण करने के अधिकारियों को आदेश दिए। चल रहे हैं, अभी ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। आप सभी लोग देख लेंगे कि ऑनलाइन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील बिलारी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवसों में आने वाली जन शिकायतों के निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा कि ये समस्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने से संबंधित प्रार्थना पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोड़ें। इसके साथ ही आवेदन पत्रों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था संबंधित तहसीलदार की देखरेख में की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना पत्रों का कंप्यूटर पर आकलन कराना भी संबंधित तहसीलदार व उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के अवलोकन से ये पाया गया कि संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य रूप से राजस्व विभाग और पुलिस विभाग संबंधी शिकायतें अधिक संख्या में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर उप जिलाधिकारी को शिकायतों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। उसके अलावा जैसे कुछ बिजली विभाग से समस्या है, सिस्टम को लेकर के समस्या है, कुछ शिक्षा विभाग से लेकर समस्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की समस्या है। यहाँ पर सड़क से रिलेटेड की समस्या है, अलग अलग समस्याएं से जो जहाँ पे अवैध कब्जा है इसके लिए आते हैं। एक कब्जे के लिए भी भेजा गया है, इस तरह से अलग अलग समस्याओं को एक अभी अधिकारियों से वार्ता की गई है। जो हमारे इलेक्शन होने उसमें हर विभाग को अपने कर्मचारियों के नाम फीड करने हैं। अभी पूरी तरह से फीड नहीं हो पाया है। 20,000 नाम फीड करने में 10,000 नाम भी फीड हो पाए हैं, जिसकी ड्यूटी आगे चल के निर्वाचन कार्यों में लगाई है। तो फीडिंग का काम हमारा अभी प्रगति पे है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट स्टाफ जो हमारे काम है आचार संहिता से पहले शुरू हो जाए, क्योंकि आचार संहिता जब एक बार लग जाएगी तो नए काम उस समय नहीं किए जा सकते हैं। जो काम चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसको नहीं रोका जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, परियोजना निदेशक उप जिलाधिकारी बिलारी, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी बिलारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में बढ़ने के मामलों को देखते हुए जिले से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने कोविड अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरक्षित वार्ड में इलाज के प्रबंध को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। जिला अस्पताल परिसर में MCH विंग में मॉक ड्रिल में तैयारियों का जायजा स्टेट नोडल डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने लिया। 100 बेड के लेवल 2 कोविड यूनिट और पीकू वार्ड के नोडल डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव बेलवान की मौजूदगी में मॉक ड्रिल में एक संक्रमित मरीज के आने की सूचना पर स्वास्थ्य कर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए PP किट पहनकर उसे वार्ड में भर्ती कराया। उसकी जांच कर चिकित्सक दल ने इलाज किया। साथ ही उसकी उखड़ती सांस को संभालने के लिए ऑक्सीजन प्लांट से जुड़े इस वार्ड में पाइपलाइन के जरिए बेड पर ही ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई। दूसरी ओर डिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय शर्मा की निगरानी में मॉक ड्रिल हुआ। इसमें केंद्र पर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 10 बेड के कोविड यूनिट में एक मरीज को भर्ती कर इलाज किया गया। केंद्र पर प्रबंधों में कमी मिली, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट में पाइपलाइन के माध्यम से बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कनेक्शन न होने पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और कार्यदायी संस्था पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि इसे अतिशीघ्र पूरा कराकर इलाज के पुख्ता इंतजाम रखें, जिससे कोविड से संक्रमित मरीज के इलाज में कोई संकट न रहे। केंद्र पर एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। देखिए, सेकेंड वेव के बाद शासन ने ये महसूस किया कि जो समस्याएं सेकेंड वेव में आई हैं वो
अगर थर्ड वेव आती है तो उस दौरान हमारे आमजन को वो समस्याएं न झेलनी पड़े। तत्क्रम में मुरादाबाद जनपद में 6 ऑक्सीजन प्लांट राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित किए गए हैं एवं वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मानव संपदा का मानव प्रशिक्षण के रूप में तैयारी की गई है। और चूंकि जुलाई में हमारी सेकंड वेव ख़त्म हो गई थी, तो ये महसूस किया जा रहा है कि हमारा जो तैयारी है उसका बीच बीच में हम दोहराते हैं, जैसे कोर्स दोहराते हैं नहीं, ऐसे ही अपना दोहरा लें। जो काम हमने तैयार किया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चला के देख लें, अपना ऑक्सीजन प्लांट चला के देख लें, ऑक्सीजन पाइपलाइन का लीकेज देख लें और मैन पावर की ट्रेनिंग का भी स्टेटस रिन्यू कर लें कि जिससे कि वो अपने जो चीज़ें ट्रेनिंग प्राप्त की है उन्होंने वो भूल ना जाएं। उसलिए ये मेरे ख्याल से चौथी मॉक ड्रिल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि मॉक ड्रिल की गई है ताकि आशंकित थर्ड वेव में किसी प्रकार की कोई खामी न रह पाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंतजाम है, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के पास आते ही नेताओं में वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चुनावी रैलियों के जरिए कोई भी दल जनता के बीच पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन TDI सिटी के लोग नेताओं से इस बार इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि नो रोड नो वोट। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे दमखम से वोटरों को लुभाने में जुट गई है। हर पार्टी अपनी जीत की दावेदारी को मजबूत करने के साथ जनता के सामने उसे पेश करने में लगी है। यूपी विधानसभा चुनाव के पास आते ही नेताओं ने वोट मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। चुनावी रैलियों के जरिए कोई भी दल जनता के बीच पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन TDI सिटी के लोग नेताओं से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वोट मांगकर उन्हें शर्मिंदा ना किया जाए। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि TDI नगर निगम का हैंड ओवर नहीं है, यह मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम भी इनकम टैक्स देते हैं, सारे टैक्स देते हैं, नगर निगम देते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है, ना लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है और सारे लोग असुरक्षित हैं यहाँ पे। सड़क का विकास न होने की वजह से यहाँ की जनता काफी नाराज है। उन्होंने चौराहे पर बैनर टांग दिया है कि सांसद और विधायक वोट मांगकर शर्मिंदा न करें। साथ ही लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि नो नो रोड नो नो वोट। आते हैं, हमें देखना पड़ता है, उन्हें भगाना पड़ता है, असामाजिक तत्व आते हैं, बड़ी मुश्किलों से हम अपने जो सुरक्षा बनाए हुए हैं। तो शाम को 6 बजे के बाद हमारे घर परिवार की बहू बेटियां निकलने में संकोच करती हैं। बहुत बुरा हाल है। पूरी कॉलोनी में अंधेरा रहता है जी, टोटल अंधेरा। हमने VC साहब को, महापौर जी को, MNA साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको सूचित किया, सबके आगे हाथ जोड़े, विनती करी, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि इस बार हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमें जो सुविधा है वो नहीं मिलेंगी तो हम वोट नहीं करेंगे। जनता ने चौराहों पर बैनर टांग दिया है और रोड नहीं तो वोट नहीं, इस सड़क का मुद्दा कुछ दिनों पहले भी काफी गर्माया था। सड़क का काम शुरू हो चुका है लेकिन कुछ ही दिनों में बंद हो गया था। इसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। नगर निगम में आके यहाँ की सारी लाइटें काट दी
बात करने में पता चला कि बोले इस बार दिवाली आपकी अंधेरे में बीतेगी। ये है TDI सिटी। ना कोई टंकी है यहाँ पे, ना पानी चल रहा है। वाटर टैक्स रेगुलरली दे रहे हैं। पर्ची देखना चाहे पर्चियाँ देखिए। ना नालियाँ है, ना सीवर लाइन है। बच्चे इस समय परेशान हो चुके हैं, बाहर नहीं निकल सकते 5 बजे के बाद। औरतें बाहर नहीं निकल सकती। लोग गाड़ियाँ लगा के शराब पी रहे हैं। बदतमीजियाँ चल रही हैं यहाँ पे। जनता का कहना है कि चुनाव से पहले सड़क का काम पूरा करके चौराहों पर नालियां बनाई जाए। चुनाव से पहले ये काम नहीं हुआ तो वोट नहीं। और अगर हमें सुविधा नहीं दी गई नगर निगम से तो हम पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमने सारा डेवलपमेंट चार्ज दिया हुआ है, ना हमें यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था दी गई है, ना पानी दिया गया है और ना सड़क की व्यवस्था है। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं, हमारी नगर निगम से यही मांगे हैं कि हमारी इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को दिया जाए। धन्यवाद। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन को सफल किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है, साथ ही बयानबाजी का दौर भी जारी है। वहीं मुरादाबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को हमारे सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें पहले से ही लड़ाई चल रही थी। साथ ही वे क्या कुछ बोले, जरा आप भी सुनिए। देश की सरकार ने 1971 की जीत की खुशियां मनाई तो उन्होंने देश के इतिहास को बदलने का प्रयास किया और इंदिरा जी को याद नहीं किया। ये वैसे ही होगा कि हम ये कहें कि भाई कारगिल के समय वाजपेयी जी नहीं थे और बालाकोट के समय मोदी जी नहीं थे। अगर वो ये बात स्वीकारते हैं तो वो इंदिरा जी के योगदान को फिर वो बुलाने का उनको इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन हमने तो दुनिया के भूगोल को भारतवर्ष ने हम उसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, बदलने का काम किया था इंदिरा जी के नेतृत्व में, हमारी फौज के नेतृत्व में। प्रत्येक देशवासी को उसका श्रेय है। मगर ये भूगोल छोड़िए तो इतिहास बदलने के प्रयास करें। एक ये बात हो गई। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम में हम हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया है। हमारे AICC के सचिव इंचार्ज जो पूरा संभाग क्षेत्र है वो तौकीर आलम जी इंचार्ज हैं हमारे। मैं स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य हूँ। 3 सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा हुआ है, प्रियंका दी जी की सलाह मशवरे से। और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हर जगह प्रत्येक प्रत्याशी से प्रत्येक सीट, प्रत्येक विधानसभा और जिला सारे समीकरणों का आकलन करके सबसे बेहतरीन प्रत्याशी उतारें। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में सर्जरी विभाग की ओर से ऑडिटोरियम में ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 दिवसीय नेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में सर्जरी विभाग की ओर से ऑडिटोरियम में आयोजित ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 दिनी नेशनल वर्कशॉप में देश भर से प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों के सर्जरी विशेषज्ञ शामिल रहे। आधुनिक परिवेश में सर्जरी पर आधारित वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने सर्जरी के सभी आधुनिक तरीकों पर विस्तार से मंथन किया। आधुनिक परिवेश में सर्जरी के अनुसंधान से होने वाले नित नए बदलावों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि सर्जरी में अब लैप्रोस्कोपी का जमाना है। एक्सपर्ट्स ने सर्जरी, बैरिएट्रिक, मेटाबॉलिक आदि पर व्याख्यान दिए। इससे पूर्व वर्कशॉप का शुभारंभ करते हुए TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन ने इस तरह की वर्कशॉप को मेडिकल क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाला बताया। इससे पूर्व वर्कशॉप का शंखनाद कुलाधिपति सुरेश जैन ने ऑनलाइन आशीर्वाद के संग किया। इस मौके पर निदेशक प्रशासन अभिषेक कपूर, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, निदेशक
पीएनडी विपिन जैन, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजय पंत, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीके सिंह, सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर एनके सिंह, वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विपिन कुमार आदि ने दीप प्रज्वलित करके वर्कशॉप का शुभारंभ किया। तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉक्टर एनके सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्कशॉप में शामिल विख्यात सर्जनों के अनुभव निश्चित तौर पर भावी चिकित्सकों के साथ ही फैकल्टी के लिए लाभप्रद साबित होंगे। वर्कशॉप में मेडिकल फैकल्टी के संग संग पीजी विद्यार्थी भी मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस सर्जिकल नेशनल सर्जिकल वर्कशॉप और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। हमें ये बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज दूसरा दिन हमारे वर्कशॉप का बहुत ही सफल तरीके से चल रहा है, जिसमें नेशनल लेवल पर सारे सीनियर स्पीकर सर्जन्स जो हैं जुड़ रहे हैं हमसे ऑनलाइन, जिसका लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उठाया जा रहा है, जिसमें कम से कम 200 से 250 पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टीज़ और सर्जन्स जुड़े हैं हमसे। इसमें सभी आधुनिक सर्जिकल विषयों पर व्याख्यान दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी सारी ज्ञान जो है सर्जरी का भी अपडेट हो रहा है और हमें नए तकनीकों से अवगत करा रहे हैं। गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। इससे ना सिर्फ गरीब अपनी भूख मिटाने के बाद दिल से आशीर्वाद देते हैं, बल्कि ऐसा करने वालों को भी आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। इसी कड़ी में जैन रसोई का आयोजन किया गया। पीलीकोठी आवास विकास मार्केट पर जैन रसोई का आयोजन प्रदीप आभा जैन परिवार की ओर से उनके जन्मदिन पर किया गया। जैन रसोई संचालन टीम आशु जैन, सलिल जैन, अजय जैन, मोहित जैन, अनुज जैन के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरित किया गया, जिसका दीप प्रज्वलित दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन द्वारा किया गया। वहीं महिला अध्यक्ष नीलम जैन ने बताया कि जैन धर्म में अन्नदान की बहुत महत्ता है। ये रसोई प्रत्येक माह में कई बार की जाती है। ये हमारी जैन समाज की परंपरा में काफी महीनों से चल रहा है और हमारी जैन समाज में ये है कि गरीबों को इस भोजन की व्यवस्था रेगुलर कराते रहे, जिससे कि अपने जन्मदिन पे एनिवर्सरी में कोई भी फंक्शन हो तो उसके जिससे गरीबों को भी ये भोजन की वो मिल जाए और हम लोगों को उन्हीं के साथ अपनी बर्थडे एनिवर्सरी सभी चीज सेलिब्रेट करते रहे, वो हमारे साथ आज इसी उपलक्ष्य में हमने जो है ये भोजन का करा गया है। प्रीति जैन का विशेष सहयोग रहा और पूजा जैन, दीक्षा जैन, शिखा जैन, शिवी जैन, पूजा जैन, समता जैन और आभा जैन, नितिन जैन, मुकुल जैन आदि उपस्थित रहे। जैन रसोई का जो भी गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था होती है, ये जैन समाज मुरादाबाद के अंतर्गत होती है। आज हमारे प्रदीप जी मेडिकल वालों की जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई है, जो ये महीने में 2 या 3 बार हो रही है। ये सेवा का कार्य है जो मैं चाहता हूँ ये हमेशा होती रहे और इस प्रकार के कार्य जैन समाज हमेशा करती रहती है और करती। कल भी हमारे महिला संगठनों ने कई जगह पर कंबल तथा कपड़ों का वितरण एवं बच्चों की फीस वगैरह का भी मॉडल स्कूल में किया है। ऐसा ये चलता ही रहता है। जैन समाज अपने आप में जो कार्य करती है वो उसके में सेवा का भाव भी होता है, कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। दिगंबर जैन समाज के मंत्री पंकज जैन ने प्रदीप जैन को शुभकामनाएं दी और वहीं इस पुनीत कार्य में समस्त जैन समाज का सहयोग रहा। शिशु वाटिका इंटर कॉलेज और एसबी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए फन सिटी बरेली पहुंचे। वहीं विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा कोरोना काल के 3 साल बाद बच्चों को मनोरंजन और बौद्धिक विकास के लिए शैक्षिक भ्रमण के मकसद से यह टूर ले जाया गया।
शिशु वाटिका इंटर कॉलेज और एसबी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के लिए फन सिटी बरेली पहुंचे। दरअसल विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कोरोना काल के 3 साल बाद बच्चों को मनोरंजन और बौद्धिक विकास के लिए शैक्षिक भ्रमण के मकसद से ये टूर ले जाया गया, जिसमें विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल कायम हो सके। आज शिशु वाटिका इंटर कॉलेज से और एसबी पब्लिक स्कूल से गोविंद नगर मुरादाबाद से हमारा फन सिटी बरेली टूर आया हुआ है और इस टूर में हमने बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। बच्चों ने सारे राइड्स जितने झूले हैं बहुत एंजॉय किया है बच्चों ने यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ये हमारा 3 साल बाद टूर बना है, क्योंकि बीच में कोरोना काल चल रहा था, तो उससे पहले हमारा टूर आया था कभी। उसके बाद हम आज टूर लेके आए हैं। यहाँ पे टीचर्स, प्रिंसिपल और बच्चे हमारे 6 to 12 क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बच्चे हैं इधर। वहीं टूर में मुख्य रूप से शिक्षक मूलचंद वर्मा, मनोज अग्रवाल, हरिनिवास गुप्ता, सुनील चित्रेश, देवेंद्र, अनमोल, लकी पांडे, सुनीता, सुश्री नीता गुप्ता, कुमारी दीक्षा, अलका, कुमारी मेधा, कुमार रितांशी, कुमारी सिम्मी समेत दोनों विद्यालयों की प्रधानाचार्य सुहासिनी सिंह और ज्योत्सना गुप्ता शामिल रही। PS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक महास्तरीय बैठक लाजपत नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं को लेकर बैठक में भाग लिया और उन पर गहन चर्चा की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक मंडलीय स्तर की बैठक लाजपत नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित की गई। समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को लेकर बैठक में भाग लिया और उन पर गहनता से चर्चा की। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल व राष्ट्रीय समन्वयक सुभाष पोखरकर ने सभा को संबोधित किया। संगठन की मुख्य मांग 7,500 रुपए प्लस DA तथा EPS 95 पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान व संगठन की मजबूती के लिए विचारों से अवगत कराया। इसी क्रम में जानकारी देते हुए EPS 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारी पेंशन 200 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक है। इतने कम पैसे में हम अपना जीवन यापन कैसे करें, यह हमारी मूल समस्या है आदि। अपनी विभिन्न मांग करते हुए सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की अपील की और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। मैं वीरेंद्र सिंह राजावत राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यानी नेशनल एजुकेशन कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज हमारे यहाँ मंडल की मीटिंग है। हम लोग EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए काम करते हैं। इसी श्रृंखला में जो मूल समस्या हमारी ये है कि हम लोग EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। EPS 95 जिसमें हमारे पत्रकार भाई भी आते हैं। देश के 67 लाख EPS 95 के पेंशनर्स इसके सदस्य हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो आज अपना कंट्रीब्यूशन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम औद्योगिक क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने सेवा काल में ₹417, ₹541, ₹1250 ये पूरे सेवा काल में अंशदान करवाए पेंशन फंड में। एक उसके एवज में जो पेंशन मिलती है वो केवल 200 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक है। इतने कम पेंशन में अपने जीवन यापन कैसे करेंगे, ये हमारी मूल समस्या है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपये प्लस DA किया जाए। कितनी पेंशन है? अभी जो पेंशन मिलती है केवल 200 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक है। हमारी मांग ये है कि उसको 7,500 प्लस DA किया जाए। हम DA क्यों मांग रहे हैं, उसका कारण ये है कि पहले स्कीम में EPS 95 स्कीम में पूंजी की वापसी का प्रावधान था, लेकिन 2008 में पूंजी की वापसी का प्रावधान निकाल लिया गया है। इसलिए हम उसके साथ में DA मांग रहे हैं। और 7,500 क्यों मांग रहे हैं, उसका एक और कारण है, सरकार ने कोश्यारी समिति बनाई थी 2013 में, 12-13 में, और उसने 3,000 रुपये प्लस DA की बात की थी। आज हम 2021-22 में आने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जो है उसी रेशो में बढ़ा के 7,500 रुपये प्लस DA किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया
कि जो वास्तविक वेतन पे अपना अंशदान कटवाना चाहें वो कटवाएं और उनको उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी और ईपीएफओ के सर्कुलर के बाद में ईपीएफओ ने उसको यू टर्न ले लिया और एक इंटीरियम एडवाइजरी लगा दी और हम पेंशनर्स को हायर पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। इतने कम पेंशन में गुजारा कैसे हमारा हो? गुजारा नहीं होता है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनको 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, मासिक महंगाई मेडिकल भत्ता मिलता है, लेकिन हम पेंशनर्स को किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में EPS 95 पेंशन धारकों की श्रृंखला अनशन के अंतर्गत निरंतर 1091 दिन चल रहे आंदोलन के समर्थन में एक आंदोलन का निर्णय लिया गया। जनपद मुरादाबाद, रामपुर, संभल एवं उत्तराखंड से आए NAC के पदाधिकारी KD शर्मा, ID यादव, RK मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, PK अग्रवाल, आदर्श सक्सेना, रमेशचंद्र त्रिवेदी, जयशंकर राय, UP एग्रो, FCI, SFC, UP रोडवेज व अन्य विभागों से आए सदस्य मीटिंग में उपस्थित रहे। इस दौरान मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष DK सिंह ने सभी का आभार व्यक्त कर संगठन के विस्तार बल पर विशेष अनुरोध किया। साथ ही मीटिंग का संचालन महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंजुलता सक्सेना द्वारा किया गया। एक कलयुगी बहू अपनी ही सास की जान की दुश्मन उस वक्त बन बैठी जब उसने धारदार हथियार से अपनी सास पर जानलेवा हमला बोल दिया। एक कलयुगी बहू अपनी ही सास की जान की दुश्मन उस वक्त बन बैठी जब उसने धारदार हथियार से अपनी सास पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें सास गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि पूरा मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के मझोली का है। फिलहाल घायल सास ने बहू के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। लड़ाई हुई है। लड़ाई किससे लड़ाई हुई है? भाभी से। अच्छा, किसने क्या मारा है इनके सर में? गड़ासी। क्यों मारा था, क्या बात क्या हुई? बात ही भैया और बरसिंह के पीछे भैया ने मारा, उनके लड़के ने, बड़े वालों ने ना बोला है। वही देखना अब ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते दो बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रामपुर जनपद के रहने वाले हेम सिंह पुत्र राजपाल, जो कि पेशे से ड्राइवर है, वो बाइक से अपने साले के घर ककरहवा से शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तभी ग्राम सिमरिया में अचानक सामने से आ रही अनियंत्रित बाइक से उनकी टक्कर हुई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक दर्दनाक घटना उस वक्त सामने आई जब जहरीले जानवर के काटने से PRD जवान की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में मातम छा गया। काराकाट क्षेत्र के ग्राम रुस्तमपुर निवासी PRD जवान अमित कुमार शर्मा पुत्र गोपीराम शर्मा खेत पर काम कर रहे थे, तभी अचानक किसी जहरीले जानवर ने उनको काट लिया। परिजनों द्वारा अमित कुमार शर्मा को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अमित कुमार शर्मा पशु आहार स्टेट एग्रो में तैनात थे। वहीं आगे की जानकारी देते हुए उनके भाई अनिल कुमार शर्मा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये मृतक मेरा छोटा भाई है, खेत पर काम करने के लिए गया था। किसी जहरीले कीड़े ने ये अंगूठा और एक उंगली यहाँ निशान है उसमें वो चाबा हुआ है। हमने ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गए, तब इधर दक्षिण की साइड में खेत पर गए घूमने, तो वहाँ अंदर मिला, एक खेत साइड में पड़ा हुआ। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। थाना मुनाबानी के सामने नेशनल हाईवे के नजदीक कटहरिया मार्केट के सामने NHI की जगह पर अतिक्रमण किया गया, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। थाना मुंडा पांडी के सामने नेशनल हाईवे के नजदीक कटहरिया मार्केट के सामने NHI की जगह पर अतिक्रमण किया गया है, जो एक हफ्ते पूर्व NHI द्वारा खाली कराया गया था। मुंडा पांडे ग्राम प्रधान शिव कुमार और राघव ने बताया कि वो गरीब लोग हैं और 20 साल से वहीं पर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कुछ दुकानदार लोग उन ठेले वालों से फल व अन्य सामान लेकर खा जाते हैं और उनको पैसे तक नहीं देते। ठेले वालों ने दुकानदारों से पैसे
मांगने चाहे तब दुकानदारों ने NHI के अधिकारियों से मिलकर उनके ठेले वहां से हटवाने का प्रयास किया। मामला ये है कि जो ठेले वाले हैं पिछले 40-50 साल से वहाँ पे अपना पालन पोषण ठेले लगा के और आज तक करते रहे हैं। अभी जो विवाद हुआ है वो विवाद एक छोटी सी बात को लेके हुआ है कि ये जो व्यापार मंडल के महामंत्री हैं सुनील कुमार जी और मार्केट के अंदर अन्य व्यक्ति हैं, वो उन लोगों से कुछ खाने पीने की चीज़ मंगाते रहते हैं, जिससे उन्होंने ज़्यादा पैसा होने के कारण हिसाब जोड़ के ठेले वालों ने, जिसमें ठेले वाले में भी एक व्यक्ति से ही झगड़ा हुआ है इनका व्यक्तिगत तौर पे, तो वो उससे जो है पेमेंट मांग रहा था। मांगने के चक्कर में ही इनका आपस में कोई कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद जो है उसने महामंत्री जो व्यापार मंडल का है सुनील कुमार और अपने 2-4 जो किराए पे और भी दुकानदार हैं उनको साथ में लेके उसने उस व्यक्ति को अपशब्द गाली गलौज किया और उसके बाद में उनके ठेले जो है हटवाने की धमकी देने के बाद उसने जो है NHI या जो भी जिसका भी सहारा लिया हो, NHI की तो प्रॉपर्टी है एंड किसी की वो प्रॉपर्टी नहीं है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है और इस पर कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। जो 40-50 साल से ये लोग जो है ठेले लगा के अपना व्यवसाय या अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने सभी ठेले वालों से कहा कि अपने अपने ठेले पीछे हटाकर लगा लो और साफ सफाई का ध्यान रखो। इसी बात को लेकर कुछ दुकानदारों ने ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली के आरोप लगाए, लेकिन जब सभी ठेले वालों से रूबरू बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनसे कोई भी पैसे नहीं लेता। ग्राम प्रधान ने सभी गरीबों की मदद की है और कहा कि आप अपने ठेले NHI की जगह में लगा रहे हो, किसी भी निजी प्रॉपर्टी पर नहीं लगा रहे हो, किसी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने पास साफ सफाई रखने का ध्यान रखें। कोई पैसे लेता है आपसे यहाँ पर? कोई परेशानी? पैसे देते हो आप किसी को? जानकारी के अनुसार कटारिया मार्केट दुकानदार व ग्राम प्रधान में कुछ कहासुनी चल रही है। जी, ये यहाँ पर NHI की जगह हमारी कटहरिया मार्केट के सामने पड़ी है। ये NHI वालों ने कुछ दिन पहले खाली करा दी थी, लेकिन यहाँ के प्रधान राघव सिंह ने अपनी दमंगाई से इन्हें अतिक्रमणकारियों को दोबारा यहाँ पे लगवा दिया NHI की जगह में कि इस जगह का मालिक मैं हूँ, मेरे ग्राम पंचायत के अधीन आती है। जी जी, हमारी थाना अध्यक्ष महोदय से यही मांग थी कि हमारे यहाँ पर मतलब अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए हमारी कटहरिया मार्केट के सामने। अच्छा, कुछ पैसे की लेन देन का मामला आया था यहाँ पर, सामने पीछे भी संज्ञान में आया था? हमारे लिए तो ये दुकानदार लोग ही सामने बता रहे थे कि 1500 रुपये मतलब प्रति माह से उगाने की मतलब हमारी वो हुई है। किससे? जी, किससे हुई थी 1500 रुपये महीने की? दुकानदारों से, अतिक्रमणकारियों से 1500 रुपये महीना। जी जी। नहीं, अभी पीछे एक खबर लगी थी, मैंने देखी थी, उसमें ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ग्राम प्रधान 1500 रुपये या 50 रुपये रोज़ के हिसाब से ले रहे हैं। जी जी, ग्राम प्रधान का ही नाम आया था उसमें। जी जी जी। तो अब जो इन लोगों से मालूम किया आपने, कौन पैसे का बात कर रहा है ठेले वालों से? ठेले वालों से बात, ये गब्बर है पकौड़ी वाला, इसके द्वारा हमने सुना था, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी। जी जी जी। आप क्या चाहते हो? अब ये अतिक्रमण का, ये हमारी मार्केट के सामने से अतिक्रमण हटाएगा, बस हमारी तो मांग यही है और किसी से कोई हमारी। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। दबंगों के कहर की एक घटना उस वक्त सामने आई जब दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं एक मामला उस वक्त सामने आया जब थाना डिलारी के गांव काजीपुरा में मेले में दो पक्षों में अचानक झगड़ा हो गया। इसमें युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि काजीपुरा निवासी दानिश झूला चलाने का काम करता है। वहीं अरमान शानू का उससे किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों लोगों ने अपने अन्य एक साथी के साथ मिलकर दानिश पर हमला बोल दिया और उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। अरमान हाजी के लड़के ने मारा था। क्या नाम है उनके सबके? ये साहब उसमें परिचय में मेरे भाई साहब हुए बड़े वाले। क्या मारा है इनके? एक पंच मारा। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ऊपर से थूकने के बाद जब कही थी ना, बोले कि थूका ऊपर, वो आते के साथ ही एकदम इन्होंने जो होता है ना मेले में उस पर थूक गया आज।
पुलिस ने घायल दानिश को उपचार व मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और तहरीर प्राप्त कर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंडापानी थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये बदमाश आए दिन किसी न किसी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिसके चलते इन बदमाशों ने एक रेलवे में कीमैन के पद पर तैनात युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मुरादाबाद जनपद में बेखौफ बदमाशियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये बदमाश आए दिन किसी न किसी हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुंडापांडी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल हरदोई जनपद के कछौनी निवासी भोले रेलवे में कीमैन के पद पर तैनात थे। वो मुंडापांडी में रेलवे स्टेशन के पास बने क्वार्टर में रहते थे। बताया जा रहा है कि 14 तारीख के बाद वो ड्यूटी पर नहीं गए थे। इस बीच शनिवार दोपहर के बाद उनका शव गांव सिहोरा बाजी के नजदीक हाईवे किनारे बंद पड़े बजरी प्लांट के घूर गड्ढे पर कूड़े के बीच छिपा मिला। वहीं वहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों की नजर जब कूड़े के ढेर पर गई, तब बच्चों की नजर सर्फ पर पड़ी। उन्होंने शोर मचा दिया। थोड़ी देर बाद वहां ग्रामीण पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गए थे 15 नाइट में। अच्छा, 15 की नाइट में गए थे। अच्छा, तो ये आपको कब पता चली? हमको ये 16 तारीख पता चला। 16 तारीख में। अच्छा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। ग्रामीणों ने पहचान करके पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने हरदोई निवासी परिजनों को सूचना दी। हाँ, एक ये व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिसकी शिनाख्त भोले, जो यहाँ एक रेलवे में कीमैन था जी, उसके रूप में हुई है। इसका इस गांव में आना जाना था और ये 15 तारीख को अपनी ड्यूटी करने के बाद 16 तारीख को ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। तो उसका पुत्र जो बेटा है, हरदोई के रहने वाले हैं, ये वहाँ ढूंढते हुए आए हैं वे लोग। आज इसकी यहाँ बॉडी बच्चों को खेलते हुए एक इसमें भूसे के अंदर दबी हुई मिली है जी, और इसमें हम अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर्व प्रयास वेलफेयर द्वारा संचालित सीता रसोई द्वारा अभिनंदन और निशुल्क भोजन वितरण का आयोजन किया गया। आप भी देखें ये तस्वीरें। सर्व प्रयास वेलफेयर द्वारा संचालित सीता रसोई द्वारा अभिनंदन और निशुल्क भोजन वितरण किया गया। सीता रसोई के संस्थापक और महामंत्री उदय भान सिंह ने बताया कि सीता रसोई का संचालन 2019 से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें गरीब और अभावग्रस्त जनों को प्रतिदिन निशुल्क भोजन वितरित किया जाना था। सीता रसोई भोजन रथ के माध्यम से महानगर के अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन भोजन वितरित होता है। इस वितरण व्यवस्था में जिन लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, दरअसल ये संस्था गैर सरकारी है और पूर्णतः सामाजिक सहयोग से सीता रसोई संचालित होती है। तो वहीं जिन लोगों का संचालन में समय समय पर सहयोग प्राप्त होता है, उन लोगों को सीता रसोई पर बुलाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही साथ निःशुल्क भोजन वितरित भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेवी हृदेश कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह द्वारा गायत्री मंत्र का पाठ भी किया गया। सीता रसोई मैनेजमेंट कमेटी और संरक्षक मंडल के द्वारा सभी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सौरभ बिश्नोई, अतुल रस्तोगी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, गीतांजलि दक्ष, डॉक्टर अभय और डॉक्टर अक्षत कुमार आदि को सम्मानित किया गया। ऐसा है, हमारा सीता रसोई प्रयास समिति है जो पिछले 5 वर्षों से लगातार निरंतर कार्यरत है और सभी के सहयोग से सीता रसोई पिछले 5 सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सीता रसोई हमारी सप्ताह में एक बार रविवार के दिन लगा करती थी और अब सभी के सहयोग से ये प्रतिदिन की भांति रोजाना लगाई जाती है साईं अस्पताल के सामने। और आज जैसा कि सर्दी दिन पर निरंतर बढ़ती जा रही है, तो सर्व प्रयास समिति सीता रसोई की तरफ से लिहाफ वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें लगभग 300 से 400 लिहाफ वितरण किए गए हैं। बाकी ये कार्य हमारा लगातार 2 हफ्ते तक लगातार चलता रहेगा। और आज सीता रसोई के उपलक्ष्य में जितना भी है उसमें भोजन प्रसाद दिया गया है। प्रसाद में जो है दाल मखनी और चावल का वितरण हो रहा है। आज लगभग यहाँ अभी आप देख रहे हैं जो संख्या है लोगों की, वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी तक इसमें 150 से लगभग 200 लोग भोजन कर चुके हैं और निरंतर यही रहेगा कि हमारा प्रयास बढ़ता चला। जैसे पहले संस्था द्वारा 5 रुपये लिए थे, अब जैसे निःशुल्क की जा रही है सेवा, क्या कहेंगे इसके लिए? जैसा कि यह है, जैसे कि दानदाताओं की संख्या हमारे साथ बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने बताया था कि
पिछले सप्ताह में एक बार लगती थी। अब दानेदाता के बढ़ने के कारण ये प्रतिदिन जो है लगाई जा रही है। यही कारण है कि अब हमारे साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि सीता रसोई का निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। थैंक यू। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव शर्मा ने की और वहीं संचालन महामंत्री उदय भान ने किया। आभार अभिव्यक्ति धीरज गुप्ता ने किया और कार्यक्रम का संयोजन राहुल तिवारी, नितिन दीक्षित, अनिल सक्सेना, सुनील शर्मा सहित सीता रसोई मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया गया। मुंडापांडी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर दिल्ली की एक महिला पत्रकार के साथ टोल लेन देन के संबंध में टोल की 8 लाइन पर बैठे कर्मचारी ने महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट और बदतमीजी शुरू कर दी। मुंडापांडी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर पैसों के लेन देन के संबंध में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर दिल्ली की एक महिला पत्रकार के साथ लेन देन के संबंध में 8 लाइन पर बैठे कर्मचारी ने महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और बदतमीजी की, जिससे टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हो गया और अफरा तफरी मच गई। ऐसे करके जी ठीक है, उसको मेरे भाई को गाली देने लग गया और मेरा कॉलर पकड़ लिया, हाथ में एक्स निकाल ली, वो कुल्हाड़ी निकाली लोहे की और मारने आ गया। अच्छा, वो छोटे भाई को मारी है, उसके भाई के मार दी, मेरे छोटे भाई को। मम्मी को चक्कर आ गया, मम्मी का कॉलर पकड़ लिया था भाई इसने। ये इनकी ये है इनकी यूपी वालों का। ये देखो आधा घंटा लगाते ही, ये देख लो आप दिखाओ ना, आधा घंटा लगाते ही। वहीं कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने भी महिला पत्रकार की गलती बताते हुए महिला और उसके परिजनों के साथ गलत व्यवहार और गलत भाषा में बात की। बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। मुंडापांडी टोल टैक्स पर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। सोचने का विषय ये है कि जब टोल टैक्स पर बैठे कर्मचारी ही ऐसी बदतमीजी से पेश आएंगे तब क्या होगा। अपना न्यूज़पेपर है जी मैम, क्या हुआ आपके साथ? हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं जी, टोल टैक्स पे ये लड़का खड़ा है, आधा घंटा लगा, क्या नाम है? आधा घंटा लगा दिया जी। हमने इसको बोला कि खोल दे कह रहा आपके वॉलेट में पैसे नहीं जी, हमने जी 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 हमने दिखाए, उसमें हमारे 400 रुपए थे जी। कह रहा है आपका वॉलेट खाली है, पैसे लो, नकद दो कैश जी। हमने कहा कैश नहीं देंगे, हमारा टैग हैशटैग जो है ना वो लगा हुआ है जी। तो ये कह रहा है औकात नहीं है तुम्हारी। अच्छा, औकात नहीं है। फिर मेरा भांजा बोला जी, तो बहस हुई 2 बार। मैंने कहा बेटा औकात का क्या मतलब हुआ ये जी? कह रहा आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा। मैंने कहा उसको उसने गंदी गाली बकी जी। तो फिर ये हाथापाई, मेरे कॉलर पकड़ लिया, मेरी मम्मी का कॉलर पे। सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी और सीता रसोई द्वारा महानगर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को रजाई का वितरण किया गया। सर्वप्रयास वेलफेयर सोसाइटी और सीता रसोई द्वारा आज महानगर के गरीब और जरूरतमंद अभावग्रस्त लोगों को रजाई का वितरण किया गया। संस्था के महामंत्री उदय भान सिंह ने बताया कि पात्रों का चयन संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा उनके घर जाकर आर्थिक आधार पर किया गया। वहीं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में हो रहे इस लिहाफ वितरण समारोह का उद्घाटन अतिथियों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति और वेद मंत्रों के पाठ से किया गया, जिसमें विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत झा, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, समाज सेवी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 7 वर्षों से महानगर में रजाई का वितरण करती आ रही है। वित्त सचिव धीरज गुप्ता ने बताया कि संस्था किसी तरह से कोई सरकारी सहयोग नहीं लेती है, सिर्फ सामाजिक भागीदारी से ही सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। वहीं महिला संयोजिका सुप्रीत सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण के माध्यम से स्वयं योग और व्यायाम और नृत्य और संगीत की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और समय समय पर गर्म और ऊनी कपड़े भी वितरित किए जाते हैं। साथ ही इस अवसर पर महानगर के गणमान्य और समाज सेवी व्यक्तियों के सहयोग से प्रथम चरण में लगभग 300 रजाई का वितरण किया गया। ये वितरण आगे भी फरवरी माह तक चलता रहेगा। वहीं इस मौके पर महानगर के गणमान्य व्यक्तियों सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहकर रजाई वितरण में सहयोग करने पहुंचे। नोवेल कोरोना वायरस कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों सहित इंडिया में भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर ओमिक्रॉन की रोकथाम और बचाव को लेकर जनपद मुरादाबाद में तैयारियां की जा चुकी हैं। आप भी देखें ये पूरी खबर।
ओमिक्रॉन की रोकथाम और बचाव को लेकर जनपद मुरादाबाद में तैयारी की जा रही है। जनपद में दवाइयों की आवश्यकता अनुसार भंडारण करने के साथ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया गया है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस अड्डे सहित शहर में तमाम जगह लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। तैयारियों के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर मृदुल चंद गर्ग का कहना है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान आई समस्याओं के निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयारियां की गई। प्रत्येक निगरानी समिति को 5 दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो हर समय उनके पास रहेगी। L2 हॉस्पिटल में 400 बेड और L3 अस्पताल में 500 मरीजों के उपचार के लिए बेड तैयार है। सभी स्वास्थ्य सुविधाएं रेडी पोजीशन में हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि प्रथम और सेकेंड वेव के दौरान हमने जो थोड़ी बहुत असुविधा हुई थी, उससे हमने शिक्षा लेते हुए अपनी तैयारी कर ली है। हमारे सभी सरकारी और प्राइवेट या अलर्ट पोजीशन में है। जनपद में सभी जगह हेल्प डेस्क और कोविड कंट्रोल रूम को शुरू कर दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केस इधर बीच कुछ बढ़े हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जो प्रथम वेव और सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों के जो एक्सपीरियंस आए थे और उसमें जो हम लोगों को थोड़ी बहुत असुविधाएं होती, उससे एक लेसन लेते हुए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, ऑलरेडी उसमें हम लोग अलर्ट पोजीशन में हैं। हम लोगों ने सभी जो मुरादाबाद के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ओनर्स के साथ बैठक की। जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनके साथ बैठक की गई और बैठक करके जो बेसिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बारे में उन लोगों से चर्चा की गई कि ऑक्सीजन की कहीं कमी ना पड़ने पाए, पेशेंट्स आएंगे तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर देखभाल हो। तो एक तो पार्ट हो गया कि अगर कोविड पॉजिटिव केस आते हैं तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन इस तरह की स्थितियां न बने इसके लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी लेकर हम लोग अवेयर कर रहे हैं। जो हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं उसमें हेल्प डेस्क फिर से शुरू कर दिया गया है। हमारा कोविड कंट्रोल रूम भी पुनः स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा लोगों को जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं उसके माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि अभी कोविड का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका लोग इस्तेमाल करें। इस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आदि की आवश्यकताएं पड़ेंगी उसके लिए भी, खासकर अगर बच्चों पे इम्पैक्ट आता है तो हमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी उसकी भी हमने प्रतिपूर्ति कर ली है। हमारे MCH का जो हॉस्पिटल है वहाँ हम किसी भी समय आज की डेट में भी 100 पेशेंट एट ए टाइम एडमिट करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट फैसिलिटी में भी यहाँ बड़े सेंटर्स हैं, उनका भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट पोजीशन में, साथ ही साथ हम लोग वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी तक हमारे जनपद में 76% फर्स्ट डोज लग चुका है। हम लोग कोशिश यही है कि इस महीने के अंदर हम 100% लोगों को फर्स्ट डोज लगवा दें और जैसे जैसे समय पूरा होता है उनका सेकेंड डोज भी लगवा दें, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे निश्चित। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just around